घटनाएं हुई हैं। जी हाँ, देश में कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं हुई हैं, इसके इतर भी प्लेन क्रैश की घटना हुई और भी कई घटनाएं हुई। देखिए, कहा जाता है कि विज्ञान और भगवान, जो विज्ञान है वो और जो साइंस है वो भी साथ चलता है कहीं ना कहीं। और हम हमेशा ही ये बात करते हैं कि आखिरकार ये जो भविष्यवाणी होती है वो कैसी होती है, क्यों होती है। अब देखिए, मेरे साथ सुमित आचार्य जी जुड़े हुए हैं, ज्योतिषी हैं, और इससे पहले भी इन्होंने कई बार कई मौकों पर ऐसी भविष्यवाणी करी जो बिल्कुल सटीक साबित हुई है। आज जब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूदगी है सुमित आचार्य जी की, तो हम इनसे बात करेंगे बंगाल चुनाव की। हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ बंगाल चुनाव में होगा, और इसके अलावा भी और भी कई बातें इनसे होंगी, जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि देश की राजनीति में क्या हो रहा है। और आपको यह भी बता दें, राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन करेंगे, इन्होंने ये भी बहुत पहले बता दिया था। बहुत स्वागत है सुमित आचार्य जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार खुशबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज के इस पोर्टल पर मुझे आमंत्रित करने के लिए। ठीक है, अच्छा सुमित जी, देखिए मैं बंगाल चुनाव पे तो आऊंगी, लेकिन आज जो घटनाक्रम हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी, आपने ये बताया कि किस तरीके से आपने पहले ही कह दिया था कि राघव चड्ढा बीजेपी में जाएंगे। अच्छा, जाएंगे तो जाएंगे, अरविंद केजरीवाल जो संयोजक है उनके पैरों के नीचे की जमीन खींच ली है, मतलब राघव चड्ढा ने। क्या ऐसे सचमुच उनके सितारे ऐसे ही थे कि बिल्कुल? देखिए, मूल रूप से देखा जाए तो केंद्र में सत्ता पलट जैसा योग मुझे इस साल के शुरुआत से ही दिख रहा था। 2025 के जून से ही मैंने ये सारी भविष्यवाणियां करी भी थी कि ऐसा कुछ हमारे केंद्र सरकार में होता हुआ दिखता है, दिल्ली सरकार में खास करके होता हुआ दिखाई पड़ता है। राघव चड्ढा जी का जो भविष्य था वो आम आदमी पार्टी के साथ बहुत ज्यादा लंबा दिखाई नहीं पड़ता था, और मुझे बीजेपी के साथ ही उनका भविष्य दिखाई पड़ता था। वो लाख बीजेपी की बुराइयां करते थे, लेकिन मुझे यही दिखाई पड़ता था कि वो बीजेपी में ही आकर के आने वाले समय में मिल जाएंगे, क्योंकि आगामी समय में मैं राघव चड्ढा जी को सीएम ऑफ दिल्ली देखता हूं, मैं मुख्यमंत्री देखता हूं उनको दिल्ली का, और बीजेपी से खड़े हुए मुख्यमंत्री के रूप में उनको मैं शुरू से देख रहा हूं। तो फिर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि राघव चड्ढा जी किसी और पार्टी के साथ एसोसिएटेड होकर के मुख्यमंत्री बनेंगे दिल्ली का। मुख्यमंत्री बनना उनका तय है, लेकिन बीजेपी के साथ बनेंगे, ये भविष्यफल भी मैं देखता हूं, और ये भविष्यवाणी आज आपके पटल पे भी कर रहा हूं। चलिए, ये बड़ी बात आपने कही है कि आने वाले समय में वो सीएम बन सकते हैं बीजेपी की तरफ से। बहरहाल चलिए, अगर बंगाल चुनाव की बात करें सुमित जी, देखिए पहले फेज का चुनाव खत्म हुआ है, बम्पर वोटिंग हुई है, मतलब 92 पॉइंट समथिंग परसेंटेज की अगर हम देखें तो ये ऐतिहासिक है, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ। परसेंटेज वाइज वैसे पश्चिम बंगाल में हमेशा ही अच्छे रहे, मतलब 80% 82 रहे, लेकिन इस बार का ये जो परसेंटेज है वो क्या बता रहा है आपको? जनता मतलब किस माइंडसेट के साथ आ रही है बंगाल में? देखिए, मूल रूप से अगर देखा जाए कि 14 अप्रैल से पहले ये चुनाव अगर कंडक्ट हुआ होता तो निश्चित तौर पर बंगाल के अंदर सत्ता पलट का योग आ गया होता। क्योंकि सूर्य उस समय मीन राशि में बैठे थे और ग्रहण बना रहे थे शनि के साथ, और राहु की प्रथम दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही थी। लेकिन सूर्य का गोचर हुआ, सूर्य मेष राशि में बैठ गए, सूर्य उच्च राशि में बैठ गए, पूरब में बैठा है पश्चिम बंगाल, और पूरब में इस कारण से किसी प्रकार का सत्ता पलट होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। पूरब में पश्चिम बंगाल में सत्ता स्थिर दिखाई पड़ रही है, और यह सबसे बड़ा कारण है कि ममता बनर्जी की सरकार पुनः पश्चिम बंगाल में वापस आती हुई दिखाई पड़ती है। इसके साथ ही अमूमन देखा जाए तो 2 जून के बाद भी अगर यह चुनाव हुआ होता इन केस, तो उस समय बृहस्पति उच्चतम भाव में रहते, तब भी सत्ता पलट होता, लेकिन बृहस्पति अभी उच्च के नहीं है, जिसका भी एक बड़ा कारण रहेगा कि बंगाल में सत्ता पलट होता हुआ नहीं दिखता है। पुनः ममता बनर्जी अपने स्थान पर बैठती हुई मुझे दिखाई पड़ती हैं। अच्छा, मतलब ये जो बात आपने कही, अमित शाह तो कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दिया है उन्होंने, और एक वीडियो भी उन्होंने दिया है जिसमें जो सूरज है वो डूबता हुआ नजर आ रहा है, और कह रहे हैं कि ये जो टीएमसी है वो डूबेगी, मतलब इस तरह का कुछ वीडियो इसी तरह का डाला है उन्होंने। ये गलत हो जाएगा? अब देखिए, पॉलिटिकल क्या मार्केटिंग कैंपेन चलते हैं, पॉलिटिकल क्या एजेंडा चलते हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन हम ज्योतिषी हैं और हमारा काम है ग्रहों के अनुसार। आपकी ममता बनर्जी एक बार फिर सीएम बनेंगी? जी हाँ, ममता बनर्जी का सीएम बनने का दोबारा योग दिखाई पड़ता है। अच्छा, और पूरा कार्यकाल भी पूरा करेंगे ऐसा भी दिखता है? या हाँ जी, हाँ जी, हाँ, पूरा कार्यकाल भी पूरा करेंगे। ममता बनर्जी सीएम भी बनेंगी और अपना कार्यकाल भी पूरा करते हुए दिखाई पड़ती हैं। आपने हाल में देखा होगा बिहार को लेकर के मैं जून 2025 से बोलता था कि आप देखिएगा नीतीश कुमार 2026 में सीएम नहीं दिखाई पड़ते हैं, लाख वो सीएम बन जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति 20 साल से अपने चीफ मिनिस्टर की गद्दी पे बैठा रहता है, वो व्यक्ति अचानक से अपनी सीएम की गद्दी छोड़ता है 3 महीने 4 महीने के अंदर, यानी कि 1 साल भी पूरा नहीं कर पाता है। और तभी मैंने बताया था 2025 में जून में अनाउंस किया था कि 2026 में
जो सीएम ऑफ बिहार होंगे वो होंगे सम्राट चौधरी, और वो बात भी सच निकलती है कि आप देखते हैं कि सम्राट चौधरी ही बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं और नीतीश कुमार अचानक से अपने मुख्यमंत्री की गद्दी से हट जाते हैं। तो इस प्रकार से ग्रह चाल कार्य करते हैं। आप जब ग्रहों को थोड़ा स्टडी करते हैं तो ग्रह अपनी भाषा में आपको काफी सारा भविष्य में होने वाले संकेतों के बारे में आपको अंदाजा दे देते हैं। जो मैंने आपको अपनी आकलन के बारे में और जिस प्रकार से मैंने ग्रहों की स्थितियां देखी हैं वो ग्रहों की स्थितियों के साथ लॉजिकली बता रहा हूं कि क्यों बंगाल के अंदर किसी भी प्रकार का सत्ता पलट होता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा सुमित जी, अगर चलिए ये तो बंगाल की बात हमने की, अब देखिए 4 मई को नतीजे आएंगे और हम देखेंगे कि क्या कुछ होता है। ये जो युद्ध चल रहा है, मतलब कि जिस दिन 28 फरवरी 2026, मुझे तारीख अच्छे से याद है, खमेनेई को मार दिया गया, ऐसा लगा था कि इस युद्ध का कोई अस्तित्व नहीं होगा, मतलब बहुत लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि अमेरिका बहुत लॉन्ग वॉर में भरोसा नहीं रखता है। लेकिन जिस तरीके से यह युद्ध चल रहा है, जिस तरह से तमाम परिस्थितियां आ रही हैं, आप इस युद्ध को और कितना लंबा जाता हुआ दिख रहे हैं, और अगर यही परिस्थिति रही सुमित जी, तो फिर भारत का क्या? मैं बताता हूं, आप रिकॉल करिए, जो लोग मुझे 2025 में भी देखते थे, रिकॉल करिए जनवरी में मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था कि 2026 का शुरुआत होने दीजिए, 28 जनवरी से पहले अमेरिका एक दीर्घकालीन युद्ध में आएगा। मैं तभी बोलता था कि पंचग्रही राजयोग जनवरी में पड़ रहा है, और पंचग्रही राजयोग के समय जो भी बड़ा काल शुरू होगा वो बड़ा काल आने वाले 5 साल तक पूरी दुनिया को प्रभावित करता रहेगा, और उस समय कुछ अच्छा होने के बजाय महानकारात्मक युद्ध की शुरुआत हुई। 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने पहला हमला वेनेजुएला के ऊपर किया, और ठीक उसके बाद 9 तारीख को ईरान का करेंसी कोलैप्स करवा दिया गया। उसके बाद आपने देखा ये जो तबाही का मंजर शुरू हुआ है, ये तबाही का मंजर 2032 तक मुझे रुकता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। इसी तबाही के मंजर में मुझे तरह तरह का क्राइसिस भी दिखाई पड़ता है। कई बार लोगों को ये आशा हुई कि किसी भी प्रकार का कोई क्राइसिस नहीं होगा, कई बार लोगों को लगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है, ग्रीन पैसेज मिल गया है, लेकिन आपने देखा कि किस प्रकार से सीज फायर हुआ और सीज फायर का उल्लंघन हुआ। सीज फायर होने के बाद भी आज भी अमेरिका और ईरान आपस में टकरा रहे हैं। ईरान ने भारतीय जहाजों पर भी हमला करना शुरू कर दिया। लोग इस बात से भी खुश थे जब मैंने ये कहा था कि अपने लिए सोलर पैनल तक व्यवस्था करके रखना, बड़ा एनर्जी क्राइसिस आने का बड़ा शीघ्र योग है। आपने देखा भारतीय जहाजों पर भी ईरान हमला करना शुरू कर दिया। आपको पता है, आप एक बार रिकॉल करेंगे, वर्ल्ड वॉर 2 के समय में अमेरिका ने जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराया था, टोक्यो पर अमेरिका ने बम क्यों नहीं गिराया? उसको बात करना था, उसके पास बात करने का कोई व्यक्ति चाहिए था, इंटेलेक्चुअली उसको उस चीज को हैंडल करना था। लेकिन ईरान के ऊपर, ईरान में बिल्कुल सीपीयू के ऊपर उसने जो प्रहार किया है, अंतिम जो निर्णय लिया है वहां की सेना ने, वो निर्णय है कि मारो, और कब रुकना है उसका निर्णय ईरान सेना में और ईरान सेना नायकों में नहीं है। ईरान तब तक मारेगा जब तक चाहे खुद को निस्तनाबूत ना कर ले, चाहे अमेरिका को निस्तनाबूत ना कर ले। ये खतरे का रेड अलर्ट ना केवल ईरान के लिए है, जबकि ये खतरे का रेड अलर्ट अमेरिका के लिए भी साक्षात काल बन के खड़ा है। अमेरिका का डाउनफॉल का यही समय है। 2 युद्ध में उसने कूटनीति अपनाई है, जिसके कारण आज वो सर्वोच्च सत्ता के रूप में बैठता है। पहला फेडरल रिजर्व बना करके वर्ल्ड वॉर 1 करवाना, और दूसरा वर्ल्ड वॉर में हुई क्षति से टेंडर उठा करके अपने आप के धनकोशों को भरना, 2 वर्ल्ड वॉर। तीसरा वर्ल्ड वॉर जो तेल के लिए अमेरिका करना चाह रहा है, इसमें अमेरिका विफल होकर रहेगा, क्योंकि शनि कुदृष्टि से पश्चिम की तरफ देख रहे हैं। याद करिएगा 29 मार्च 2025 को मैंने पहले बताया था कि 29 मार्च को शनि का गोचर मीन राशि में होगा, और भारत के पूरब से पश्चिम की तरफ शनि घुसेंगे। पश्चिम दिशा होती है, शनि की पूजा जब होती है तो पश्चिम की तरफ मुख करके पूजा करते हैं। तो पूरब से भूकंप लेते हुए शनि भारत में प्रवेश करेंगे, और हुआ था एग्जैक्ट 29 मार्च 2025 को म्यांमार में जबरदस्त भूकंप आया था, बहुत तबाही मची थी। और उसके बाद भारत के अंदर जब उनका प्रवेश हुआ था, टाइमलाइन समझिएगा, पहलगाम का हमला हुआ था, और ठीक उसके बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। शनि फिर भी ट्रांजिट कर रहे थे, रुके कहां है पता है? पूरब से शुरू हुए हैं, पश्चिम में जाके रुक गए हैं, मीन राशि में रुके हैं, अमेरिका के अंदर रुके हैं। अमेरिका को निस्तनाबूत करके मानेंगे शनि महाराज। बहुत ही कुदृष्टि से अमेरिका के ऊपर प्रहार साक्षात शनि का है। अमेरिका की बुद्धि भ्रमित है, अमेरिका पापी बुद्धि का हो गया है। आपने देखा कि वहां का जो सत्ता नायक है, वहां का जो राष्ट्रपति
है, वो लगभग पागल हो चुका है, उठपटांग हरकतें कर रहा है, बिना मतलब के फैसले लिए जा रहा है और पूरी दुनिया में अमेरिका हास्य का एक पात्र बन चुका है, एक हास्य का कारण बन चुका है। ठीक सुमित जी, ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देखिए ट्रंप ने खास करके ये जो जब से दूसरा कार्यकाल उनका शुरू हुआ है ना, तब से वो बहुत ज्यादा मतलब जिस तरह का उनका बिहेवियर है, जिस तरह की वो बातें करते हैं, उस पर भरोसा नहीं हो सकता। सुबह कुछ बयान देते, शाम में कुछ बयान देते, अगले दिन फिर कुछ और बयान देते। लेकिन मेरा कंसर्न भारत को लेकर है। अच्छा, अभी अगर हम देखें तो अभी कुछ भी वैसा नहीं हुआ है जो बाकी देशों में हुआ है, क्योंकि बाकी देशों में जो पेट्रोल डीजल वगैरह के दाम है, गैस के, उसको बढ़ा दिया गया, महंगाई बढ़ गई है। भारत में कहा जा रहा है कि चुनाव की वजह से ये थोड़ा सा अभी रुके हुए हैं। लेकिन अगर महंगाई आई, सुमित जी आप कह रहे हैं अन्य क्राइसिस भी देख रहे हैं, आप क्या क्या देख रहे हैं भारत के दृष्टिकोण से, यहाँ के लोगों के दृष्टिकोण से? आप एक बार ऐसे दृष्टिकोण से समझना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूं कि मैं शुरू से कह रहा था कि अनाज का भी क्राइसिस आने का योग है, बिजली का क्राइसिस आने का योग है, पावर का पूर्णतः क्राइसिस आने का योग है। केवल तेल का क्राइसिस, केवल ईंधन का क्राइसिस बहुत ही ऊपर ऊपर की चीजें हैं। इससे कनेक्टेड चीजें हैं फूड, क्योंकि आप समझिए समय पर फर्टिलाइजर का सप्लाई, समय पर यूरिया का सप्लाई उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के भारत में प्रवेश करता है। जब वही स्थान इतना ज्यादा खराब रहेगा तो आप समझिए कि जब भी क्रॉपिंग का समय आ रहा है, अभी चावल का समय आ रहा है, इसके बाद गेहूं का समय आएगा, उस समय अगर सही समय पे यूरिया के सप्लाईज नहीं मिलते हैं, पैदावार बहुत गिरेगी। ऑलरेडी रुपीस का आपने हालत देखा है कि इस युद्ध में भारतीय करेंसी कितनी तेजी से नीचे गिरी है। आने वाले समय में ये और नीचे जाती हुई ही मुझे दिखाई पड़ती है, तेजी से नीचे जाती हुई दिखाई पड़ती है। आपने जो बोला कि फ्यूल के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाइक नहीं हुए हैं, चुनाव पर बिल्कुल आपने इशारा किया है, वो बहुत सही बात है। जब करेंसी नीचे गिरी है तो फ्यूल प्राइसेस ऊपर जाने चाहिए थे। देश में एक विशेष रिजर्व होता है, उस रिजर्व का यूज किया जा रहा है, जिसके कारण अभी फ्यूल के प्राइसेस थोड़े से रेगुलेटेड हैं। लेकिन आने वाले 1.25 महीने से 1.5 महीने के अंदर चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद आप देखिएगा कि फ्यूल प्राइसेस किस तरह से हाइक करते हैं। सोने के साथ साथ ही फ्यूल प्राइसेस भी हाइक होना शुरू हो जाएंगे भारत के अंदर। अच्छा सुमित जी, देखिए ये तमाम बातें तो हुई। अब एक बात, अगर जैसे होता है क्या है कि जब इस तरह के क्राइसिस आती है तो फिर नौकरी पर भी सवाल उठने लगते हैं और भी कई मसले होते हैं। क्या भारत में भी आपको ऐसा नजर आता है कि लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, लोग परेशान हो जाएंगे और वापस जो गांव का रास्ता है वो देखना पड़ेगा? क्योंकि अभी भी ये हुआ, मतलब जब ये सारी चीजें शुरू हुई कई लोग तो अपने गांव चले गए, मतलब जो चाय 5 की थी वो अब 15 की मिलने लगी। तो ये बदलाव तो दिख रहा है, क्या ऐसा भी कुछ होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए बहुत मैसिव लेवल पे जन पलायन मुझे दिखाई पड़ता है, और साल में बस एक बार नहीं, साल में 2 बार ऐसा होता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है। एक समय है 11 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर 2026 के बीच में एक जन पलायन का योग बहुत भारी दिखाई पड़ता है। और साथ में केवल ये जो क्राइसिस आप देख रहे हैं कि लोग केवल गांव जाते हुए नहीं, जबकि मैंने ये भी देखा है कि 1500 के आसपास लोगों का आगजनी से, यानी आग से मृत्यु होता हुआ मैं देख पा रहा हूं। 1500 लोग सामूहिक रूप से भारत के अंदर आग से मृत्यु को प्राप्त करते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। बड़ा ही विकट सा, बड़ा ही खराब सा समय है ये। किसी मतलब एक घटना में आप कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है? सामूहिक रूप से है तो 4-5 घटनाओं का समूह है, लेकिन ये जो घटनाओं का समूह है 5 घटनाओं से अधिक नहीं है। आप समझिए कि किस प्रकार से पिछले बार मैंने 900 लोगों का जब अंदाजा लगाया था, आपने देखा होगा कि 400 के आसपास लोगों का अहमदाबाद में घटना घटा है। इसी के आसपास का आंकड़ा अब जयपुर में मिला है, और इसी के आसपास का आंकड़ा आप देखेंगे कि पहलगाम वाला जो हमला हुआ और उससे रिलेटेड जो ऑपरेशन सिंदूर का युद्ध चला है भारत पाकिस्तान के मध्य में, उसमें जो मिसाइलें आ रही थी, उसमें जो बॉम्ब फट रहे थे, उसमें जो गोलियां चल रही थी, उसमें भी भारी मात्रा में लोगों का क्षतिग्रस्त होने का योग था। आपने देखा गोवा में किस प्रकार से क्लबों में आग लगा था, भारी मात्रा में 40-50 तो सरकारी आंकड़े होते हैं, गैर सरकारी आंकड़ों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। 900 से अधिक आंकड़ा पिछले बार पहुंचा था, और 2026 में 1500 आंकड़ा मैं पहुंचता हुआ देख पा रहा हूं। बहुत विकट समय है। जिस समय मैंने ये गणना करी थी मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, आंखों से आंसू रुक नहीं रहा था मेरा। अच्छा, भारत पाकिस्तान के बीच में किस तरह की सिचुएशन देख रहे हैं सुमित जी? बस अभी देखिए आप 11 मई से लेकर के 20 जून 2026 के बीच में भारत और पाकिस्तान आपस में सैन्य संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ते हैं, आपस में टकराते हुए मुझे दिखाई पड़ते हैं। यही 11 मई 2026 से 20 जून 2026 के बीच में ये वो अवधि है। उस अवधि में भारत के अंदर कोई आतंकवादी भी पकड़ा जाने का योग है, कोई घुसपैठिया भारत में बहुत लंबे समय से जो रह रहा होगा, जो साजिश कर रहा होगा, उसके साजिश का पर्दाफाश होता हुआ भी दिखाई इसी छोटी सी अवधि में पड़ता है। इसी छोटी सी अवधि में कोई बड़ा आतंकवादी भारत में ही पकड़ा जाने का बहुत बड़ा योग दिखाई पड़ता है। भारत और पाकिस्तान के बीच
बीच में टेंशन का एक बहुत बड़ा कारण आतंकवादी का पकड़ा जाना भी है। मैं तो भारतीय सरकार को यह भी कहता हूं कि ईरान और पाकिस्तान के बीच का संबंध अब गड़बड़ा रहा है, यानी कि लोहा गर्म है, पीओके के ऊपर वार कर देना चाहिए, पीओके पकड़ के लाना चाहिए। कई बार कहते हैं कि जब गांवों में जमीन की लड़ाइयां होती हैं तो दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं तो उनकी आग को और भड़का दिया जाता है कि अपने हित का जो जमीन है वो अपने तरफ खींच लिया जाए। पीओके अपने हित का जमीन है। मैं पूरा पाकिस्तान को अपने हित में देखता हूं, मैं पूरे पाकिस्तान को देखता हूं कि भारत का अभिन्न भाग बना के रहूंगा, अखंड भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा देखता हूं, उसको भी पकड़ करके वापस ले आना चाहिए, उसका कान पकड़ करके घर वापसी करवाना चाहिए। इसीलिए मैंने पाकिस्तान में गौ रक्षा के लिए कई सारे कैंपेन चलवा दिए इनडायरेक्ट तरीके से। हांगकांग गया था मैं, हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर से मैंने कुछ ऐसे शूट्स रिलीज किए जो मैंने पाकिस्तान में ट्रेंड करवा दिया कि गौ रक्षा क्यों आवश्यक है, और पाकिस्तानी जम के उसको देख रहे हैं कि गौ रक्षा क्यों आवश्यक है। लोगों की घर वापसी करवाने का, पाकिस्तान की घर वापसी करवाने का, अपनी टूटी हुई जमीनें जिसको पाने के लिए हमारे पुराने राजाओं ने, छत्रपति संभाजी महाराज ने अपना खाल नोचवा लिया, अपनी आंखें खिंचवा ली, गरम सलाखें अपनी आंखों में घुसवा ली, लेकिन एक कतरा जमीन का नहीं जाने दिया था। 2-2 हजार रानियों ने एक एक साथ जौहर किया अपनी इस जमीन को बचाने के लिए। आज वो समय है, ईरान और पाकिस्तान को लड़वा दो और अपनी जमीन को पकड़ के वापस लेके आओ, पाकिस्तान घुटने टेकेगा। अच्छा, कुल मिलाकर सुमित जी, मतलब अगर साल 2026 की हम बात करें, जिस तरह से ये साल जा रहा है, इसमें आपको कुछ पॉजिटिव होता हुआ, अच्छा पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है? एक तो सबसे पहला पॉजिटिव मैंने भी बताया कि लोहा गर्म है, पाकिस्तान को पकड़ के लाओ। दूसरा पॉजिटिव मुझे यह भी दिखाई पड़ता है कि भारत एक प्रकार से इस युद्ध में मध्यस्थता करेगा, आज जैसे पाकिस्तान कर रहा है, और कुछ हद तक रिलीफ और शांति पहुंचाएगा बाकी के देशों में। लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो आर्थिक तरीके से भी भारत टूटता हुआ दिखता है इस साल। शेयर मार्केट में पैसे मत डालना। द्रौपदी को जिस योग में पांडवों ने खोया था 2032 तक वैसा ही योग चलने वाला है। मैं शास्त्रीय रेफरेंस देता हूं, महाभारत का भीष्म पर्व पढ़ लेना। वेद व्यास मुनि कहते हैं, वो कह गए थे जिस वर्ष में एक साथ एक ही पक्ष में 2-2 ग्रहण लग गए हो, आप समझ के चलना आने वाले 5 वर्ष तक ऐसा ही योग रहेगा। जो भी जुआ खेल रहा है, जो भी लक का पैसा लगा रहा है, वो मुंह की खाएगा, द्रौपदी तक खो देगा। और ऐसे ही योग में पांडवों ने खोया था। शेयर मार्केट से पैसे निकालो, शेयर मार्केट में पैसे मत डालना, बिटकॉइन से पैसे निकालो, बिटकॉइन में पैसे मत डालना, किसी भी प्रकार का डिजिटल एसेट में पैसे फंसा के मत रखना। याद करो, ब्लैक रॉक कंपनी ने भी कैपिंग लगाई। दुनिया की सबसे बड़ी शेयर मार्केट को कंट्रोल करने वाली कंपनी ने भी अपने ऊपर कैपिंग लगा लिया। आपके करोड़ों रुपए क्यों ना पड़े हो, पैसे फंस गए हैं आपके। याद रखना, आने वाले समय में बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस शेयर मार्केट भी क्रिएट करेगा। एक खास डेट बताता हूं मैं आपको, 11 अक्टूबर से लेके 9 नवंबर 2026 शेयर मार्केट में कोई झूठा समाचार फैल जाएगा और शेयर मार्केट धम से क्रैश करेगा, ये याद रखना। बिल्कुल। अच्छा, तो आप हमारे दर्शकों को और क्या सजेस्ट करते हैं कि इस वक्त में वो क्या करें? अच्छा, कौन सा फील्ड है जो थोड़ा राइज करेगा, उस तरफ उनको बढ़ना चाहिए? अगर सबसे बढ़िया अगर कुछ राइज करता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है तो वह वाणी का क्षेत्र है। अपने वाणी का प्रचार करना शुरू कर दीजिए, यानी कि आपको कैमरा उठा करके वीडियो शूट करना शुरू कर देना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर कुछ कारगर रहेगा अभी के क्षेत्र में काम करना, वो है कैमरे के सामने खुद को व्यक्त करना। आप खुद को कैमरे के सामने व्यक्त करते हैं तो केवल आपके शब्द ऑनलाइन नहीं जा रहे हैं, केवल आपका वो वीडियो ऑनलाइन नहीं जा रहा है, आपका विचार ऑनलाइन जा रहा है, जिसको टैप करके कल को किताबें लिखी जा सकती हैं। मेरी 3 किताबें इसी आधार पे, मेरे रील्स को लोगों ने डिकोड कर करके किताबें छापी हैं और मेरी 3 किताबें तो उसी आधार में छप गई हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि डिजिटल जो है उस तरीके से आपको बहुत बेहतर बनना पड़ेगा, तभी कदम से कदम मिला पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, भारत को एक देश के तौर पर सुमित जी, आप मतलब ये साल तो आप बता रहे हैं कि चलिए जैसा जा रहा है, पाकिस्तान वाली बात भी आपने बताई है, एक देश के तौर पर आप कब और ज्यादा स्थापित होते हुए देख रहे हैं? मैं स्थापित से ज्यादा थोड़ा विस्थापित होता हुआ देखता हूं। मैं यहां पे क्या देख पा रहा हूं कि मात्र 5 सत्र चुनाव और भारत में डेमोक्रेटिक तरीके से होंगे, उसके बाद भारत में राजतंत्र ही लगता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि राजतंत्र ही शाश्वत था।
चाहे त्रेता युग ले लीजिए, द्वापर ले लीजिए, सतयुग ले लीजिए, सभी युगों में यहाँ पर राजतंत्र था, और राजतंत्र था तभी अखंड भारत था, राष्ट्रीयता की जबरदस्त भावना थी। चाहे तो एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाता अगर हमारे देश में, तो भी बहुत अच्छा रहता। ये 5-5 साल वाला जो नीति है चुनाव का, वो बड़ा बेकार है। ये इसमें नेता जो बैठते हैं या जो भी लोग बैठते हैं चुनाव के बाद जो बैठते हैं, एक प्रकार से मन में आविर्भाव होता है, बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है। वो उस प्रकार की देश प्रेम जिस प्रकार का संभाजी महाराज ने दिखाया, जिस प्रकार का सम्राट अशोक ने दिखाया, उस प्रकार का देश प्रेम तभी बनेगा जब राजतंत्र जैसा आएगा। और आने वाले 5 सत्र चुनाव के बाद, यानी 25 साल के बाद भारत में राजतंत्र ही स्थापित होता हुआ मैं देखता हूं, तब जाकर के उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, जहां तक देखेंगे वहां तक आपको एक अखंड भारत दिखाई पड़ेगा। कहते हैं हिमालयम समाराभ्यम यावत तिंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचते, यानी देवताओं का निर्मित किया हुआ यह देश आपको विस्तार से दिखाई पड़ेगा। और मैं एक बात साथ में बता दूं, लोग अभी हिंदू राष्ट्र की डिमांड करते हैं। दर्शकों से मैं यही कहना चाहूंगा, बड़ी संकुचित मानसिकता है। अगर आप केवल हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, अगर हिंदू राष्ट्र करेंगे तो संभावना है कि देश और टुकड़ों में बंट जाएगा, क्योंकि आप अपने लिए राष्ट्र बना करके किसी और लोगों को विच्छेदित करना चाह रहे हैं। अगर आप एक संगठित मुल्क बनाना चाहते हैं, एक संगठित राज्य बनाना चाहते हैं, तो मान के चलिएगा कि आपको हर एक देश, आपको पाकिस्तान में भी जाना है, आपको अफगानिस्तान को भी लेके आना है, आपको मिडिल ईस्ट को भी लेके आना है, तो धर्म से थोड़ा ऊपर उठ करके अपने जमीन को पकड़ना ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे घर की जमीन को, एक हाथ जमीन को किसी ने पकड़ रखा होता है, मैं 20 साल केस लड़ने के लिए तैयार हूं उस जमीन के लिए, लेकिन उस जमीन का एक टुकड़ा नहीं छोड़ूंगा। पता नहीं क्या कुंठित मानसिकता हो गई जनता की। देश जिस समय आजाद हुआ था, उसके बाद से मैंने ये देखा कि इतना बड़ा पाकिस्तान टूट के हमसे अलग हो गया, लेकिन अभी तक लोगों ने शोक नहीं मनाना शुरू किया है। मुझे वो जमीन वापस चाहिए, मुझे बांग्लादेश वापस चाहिए। इसीलिए भारत में आने वाले समय में राजतंत्र ही स्थापित होता हुआ भविष्य फल कहता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुमित आचार्य।